क्वेश्चन है विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय लॉट ऑफ हार्मोनल चेंजेस एंड एन एक्टिव सर्च फॉर आइडेंटिटी। यानी विकास की कौन सी अवस्था है जिसकी विशेषता क्या है, लॉट ऑफ हार्मोनल चेंजेस, यानी हार्मोनल चेंजेस जो हैं वो बहुत सारे हो रहे होते हैं। दूसरा एक्टिव सर्च फॉर आइडेंटिटी, यानी आइडेंटिटी के क्राइसिस हैं, पहचान का संकट है। हम लोगों ने पता नहीं कितनी बार डिस्कस किया है, अभी सीटेट के बैच में भी हम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट कर रहे थे कल परसों, तब भी मैंने आपके साथ ये बात डिस्कस की थी। यूट्यूब पे भी अगर आपने डेवलपमेंट की स्टेज की वीडियो देखी है, डेवलपमेंट में जब हम बात करते हैं एडोलेसेंस की, यानी कि जब हम बात करते हैं किशोरावस्था की, तो बात होती है आइडेंटिटी क्राइसिस की, जिसकी बात आइडेंटिटी क्राइसिस या पहचान का संकट या सर्च फॉर आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि आप अपनी आइडेंटिटी ढूंढ रहे हैं, जो कि कौन कह रहे हैं, एरिक्सन कह रहे हैं, ठीक, एरिक एरिक्सन कह रहे हैं। इसके अलावा स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की एज भी यही है ना। एडोलेसेंस क्या क्या है उस पर भी बात करेंगे। तो एडोलेसेंस 12 से 18 वर्ष का समय, किशोरावस्था, टीन एज जिसको हम कह देते हैं जनरली, क्या है, बहुत सारे हार्मोनल, साइकोलॉजिकल, फिजिकल, हर तरह के चेंजेस भरमार है यहाँ पे, है ना। बच्चे में एक तरह से स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का पीरियड है। क्यों ऐसा स्टैनली हॉल कहते हैं, क्योंकि साइकोलॉजिकल, हार्मोनल, फिजिकल, प्यूबर्टी भी इसी स्टेज में आती है। तो ये अपने आप में ही क्या है, क्रिटिकल पीरियड है एक व्यक्ति के लिए, ठीक है। तो 87% लोग आंसर सही दे रहे हैं यहाँ पे। हार्मोनल चेंजेस और सर्च फॉर आइडेंटिटी, सीधा सीधा आंसर ए है। पता नहीं बाकी के लोग इन तीनों में से कैसे किसी एक ऑप्शन को चूज भी कर पा रहे हैं। ये तो क्लियर कट आंसर है, एकदम बिल्कुल सीधा फ्री का नंबर है अगर आपने थोड़ी भी पढ़ाई की है तो। अब बात कर लेते हैं एडोलेसेंस की। एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था। किशोरावस्था क्या है, ना तो यहाँ पे बच्चा बच्चा है और ना ही वो क्या है, एक अडल्ट है, ना ही एक वयस्क है, वो एक किशोर या किशोरी है ना। 12 से 18 वर्ष का समय है ये, ठीक। और WHO के अनुसार 10 से 19 वर्ष का समय है। एज पर WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, क्या है, 10 से 19 वर्ष का काल है, ठीक। प्यूबर्टी बीसी स्टेज में आती है। अर्ली एडोलेसेंस 12 से 16 और 16 से 18 होता है लेटर एडोलेसेंस। उसमें जो अर्ली एडोलेसेंस है, या इन जनरल भी अगर अर्ली एडोलेसेंस ऑप्शन में नहीं है तो फीलिंग ऑफ रिवोल्ट, विद्रोह की भावना इसी अवस्था में आएगी। फीलिंग ऑफ रिवोल्ट लिख लीजिएगा, एडोलेसेंस से रिलेटेड चीजें, फीलिंग ऑफ रिवोल्ट, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें ट्रांजिशनल पीरियड टू अडल्टहुड, या ट्रांजिशनल पीरियड है, परिवर्तन का काल है, बच्चे से आप एक अडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। दूसरा क्या है, थ्रेशोल्ड टू अडल्टहुड, यानी एक चौखट है अडल्टहुड में एंट्री के लिए, वयस्कता में एंट्री आपकी किससे होगी, किशोरावस्था की चौखट से पार करके ही आप जा पाएंगे, थ्रेशोल्ड है इसलिए, ठीक है। इसके अलावा पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, यानी तनाव एवं तूफान का काल है, ऐसा कौन कह रहे हैं, स्टैनली हॉल कह रहे हैं, ठीक है। इंस्टेबिलिटी का काल है, यानी लैक ऑफ स्टेबिलिटी होगी, यानी स्थिरता कम होती है। क्यों, क्योंकि बहुत सारे हार्मोनल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल चेंजेस हो रहे होते हैं, तो बहुत जल्दी से गुस्सा आ जाना, बहुत जल्दी से हीरो वर्शिप का काल है, लीडरशिप स्किल्स डेवलप होती हैं, ठीक। और 2 मैंने आपको वो भी बताए थे, जो रीड और यूपीटेट की जो सीरीज थी लास्ट ईयर की, जो हमने बोर्ड पे पढ़ाई की थी, तो उसमें मैंने आपको 2 चीजें और भी बताई थी, जो एनोरेक्सिया और बुलिमिया नर्वोसा, ये क्या है, ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं। एनोरेक्सिया में क्या होता है, बच्चा बिल्कुल खाना छोड़ देगा, स्पेशली लड़कियों में होता है, उनको लगता है कि वो बहुत ही मोटी होते जा रहे हैं, उनकी शेप खराब हो रही है, तो वो खाना छोड़ देती हैं, फास्टिंग पे चली जाती हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है रियल में। और दूसरा है बुलिमिया, बुलिमिया में हम बिंज ईटिंग करते हैं, बहुत ज्यादा खाते हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा में बिल्कुल नहीं खाते हैं, ठीक। तो ये बेसिक सी चीजें हैं जो एडोलेसेंस के बारे में हैं। आइडेंटिटी क्राइसिस का काल है, बहुत सारी चीजें हैं जो एडोलेसेंस के बारे में है। ये सारी विशेषताएं आपको पता होनी चाहिए। क्या है, एक तो लीडरशिप स्किल्स, दूसरा अगर हम बात कर रहे हैं लैक ऑफ स्टेबिलिटी हो गया, लीडरशिप स्किल्स डेवलप होती हैं, ये एक पॉजिटिव बात है ना, लीडरशिप स्किल्स डेवलप होती हैं, ठीक है। हीरो वर्शिप का काल है, हीरो वर्शिप यानी वीर पूजा के, मान लीजिए किसी को मूवी में देख लिया तो उसी को बिल्कुल भगवान मानने लग गए, वैसी ही हेयर स्टाइल चाहिए, वैसे ही बात करेंगे, वैसे ही, मतलब पीयर ग्रुप का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा, पीयर ग्रुप का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा, ये कह सकते हैं हम, ठीक है। और आइडेंटिटी क्राइसिस तो होता ही है, आइडेंटिटी कि मैं हूं कौन, मैं बच्चा हूं, बड़ा हूं, मुझे जीवन में करना क्या है, किस तरफ जाना है, आइडेंटिटी क्राइसिस। वोकेशनल एंजाइटी कि जीवन में करना क्या है, कौन सा वोकेशन चूज करना है, क्या करियर होगा, तो वोकेशन के अराउंड एंजाइटी होती है, ठीक है। इतनी बात काफी है, इतनी चीजें अभी के लिए रिमाइंड कराने के लिए, आपको याद रहेगा, है ना। ये एडोलेसेंस से हर पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे केवीएस हो, D+B हो, सुपर टेट हो, आपका यूपी टेट हो, सी टेट हो, टेट तो कोई भी हो, और इसके अलावा जॉब का भी कोई भी एग्जाम हो,
आपको हर जगह यहाँ से रीड हो क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ये सब बातें हमें ध्यान में रखनी है यहाँ पे। ठीक, ट्रांजिशनल पीरियड है, थ्रेशहोल्ड टू एडल्टहुड, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का काल कौन कह रहे हैं? स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल की बुक का नाम क्या है? एडोलेसेंस ही है, अमेरिकी थे। ठीक, इन्होंने रिसर्च की है इस पे, एडोलेसेंस पे। इंस्टेबिलिटी यानी लैक ऑफ स्टेबिलिटी, अस्थिरता की कमी। फीलिंग ऑफ रिवोल्ट, विद्रोह की भावना। ठीक, बेसिक बेसिक बातें हैं। गोल्डन पीरियड, यस। चलिए आगे आते हैं अब। तो कुल मिला के बात ये हो गई। बाकी के अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आपका फेवरेट क्वेश्चन, जो जिससे कई लोगों को डर भी लगता है, क्योंकि अभी इस बार ही ऑनलाइन एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन आने लग गए हैं, स्टेटमेंट और रीजनिंग वाले, कि एक स्टेटमेंट है आपके सामने और दूसरा रीजन है। अब स्टेटमेंट सही है कि रीजन सही है, कि दोनों सही हैं, कि दोनों गलत हैं, ये 4-5 प्रोबेबिलिटी इसमें बनती है। तो आप बताएंगे फटाफट से। 78% लोग कह रहे हैं ए ऑप्शन। चलिए देखते हैं। स्टेटमेंट क्या है, असर्शन क्या है, कथन क्या है? लैंग्वेज डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ओनली ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड हेंस एडिक्वेट स्टिमुलेशन शुड बी गिवन ओनली टिल इन्फेंसी। यानी भाषा विकास जो है वो सिर्फ शैशवावस्था में ही जन्म लेता है, या शैशवावस्था के दौरान ही होता है। शैशवावस्था क्या है? इन्फेंसी, जन्म से 2 वर्ष का काल। यू पीरियड पे मत चले जाइएगा कि 5 वर्ष का है, वो सिर्फ एक व्यक्ति कहते हैं, उनकी बात उन्होंने मान ली है ना। तो जन्म से 2 वर्ष के समय को इन्फेंसी कह रहे हैं हम। और अगर लैंग्वेज डेवलपमेंट जो होगा सिर्फ इसी बीच होगा, इसी टाइम पे प्रॉपर स्टिमुलेशन दिया जाना चाहिए बच्चे को, है ना। तो ऐसा तो नहीं होता। लैंग्वेज डेवलपमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो 5 साल तक सबसे ज्यादा क्रिटिकल टाइम होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। और लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की भी बात नॉम चॉम्स्की कर रहे हैं। लैंग्वेज की स्टेजेस भी हमें पता है, इसमें तो 1 वर्ड स्टेज या 2 वर्ड स्टेज आ जाएगी यहाँ तक। इन्फेंसी, जन्म से 2 वर्ष तक तो वो टेलीग्राफिक स्पीच, या जन्म से 2 वर्ष तक 2 शब्दों को जोड़ के एक नया सेंटेंस बनाना शुरू कर देगा, इतना ही हो पाएगा। पूरा तो भाषा विकास हो भी नहीं पाता इन्फेंसी में। तो ये तो अपने आप में ही स्टेटमेंट ही गलत है। ठीक, 50% लोग आ रहे हैं डी ऑप्शन पे। चलो आएंगे। अब इसका रीजन क्या दिया इन्होंने रीजन दिया, नेगेटिव एनवायरमेंट ड्यूरिंग अर्ली ईयर्स डू नॉट हैव एनी लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस। यानी अगर आपके जीवन के शुरुआती सालों में एनवायरमेंट नेगेटिव है, ऋणात्मक है, तो इस चीज का आपकी आने वाली लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं कहता है। बहुत कम रेयर लोग हैं जो ये कहते हैं कि अर्ली जो ईयर्स हैं आपकी लाइफ के वो कम प्रभावित करते हैं, बट प्रभावित तो करते ही हैं, है ना। ऐसा एरिक्सन भी कह रहे हैं, एक स्टेज में अगर चीजें गड़बड़ हुई, अगर ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट में ही प्रॉब्लम है, तो आगे ऑटोनॉमी में भी समस्या आएगी, आगे और भी चीजों में समस्या आएगी। ठीक है, तो वो जो बेस है, नींव है हमारे जीवन के जो शुरुआती साल हैं, ऐसा नहीं है कि वो आने वाली डेवलपमेंटल ईयर्स को प्रभावित नहीं करते, पूरी तरह से प्रभावित करते हैं। बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं अगर मैं कहूं तो दोनों ही बातें गलत हैं। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जितने भी लोग दे रहे हैं 57% हो गए हैं फाइनली, है ना। ए ऑप्शन भी पसंद आ रहा है लोगों को। चलो पढ़ते हैं। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मतलब आपको लग रहा है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट सिर्फ जन्म से 2 वर्ष तक ही होता है, तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन गलत कर दिया हमने। अगर ये मुश्किल कॉन्सेप्ट से आ जाए इस तरह का क्वेश्चन, फिर तो आप गलत ही करेंगे, है ना। तो गड़बड़ हो गई। ये तो पॉसिबिलिटी भी नहीं थी, दोनों में से कोई भी बात सही नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। और अगर आप इसको रीजनिंग के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, तब भी ये कह रहे हैं कि जो जन्म से 2 वर्ष तक ही लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है और शुरुआती सालों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये तो अपने आप में दोनों ही बातें गलत हैं अगर इसके हिसाब से भी देखोगे तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डेवलपमेंट आर करेक्ट। विकास के बारे में कौन सी बातें सही हैं? सही है, करेक्ट पूछा, इनकरेक्ट नहीं पूछा। ध्यान से आंसर कीजिएगा। पहला ऑप्शन है, ज्यादातर लोग कह रहे हैं डी ऑप्शन। मतलब जल्दीबाजी इतनी है हमें आंसर करने की कि हम गलत आंसर भी दे देंगे, बस 1 2 3 4 दिमाग लगाना ही नहीं, ऑल ऑफ द अबव कर दो। हैं ऐसे कैसे चलेगा दीदी और भैया? देखो एक बार फर्स्ट ऑप्शन देखो, देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द रेट ऑफ डेवलपमेंट। बिल्कुल सही बात है, विकास की गति में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। एक बच्चा हो सकता है 9 महीने में चल रहा है, दूसरे बच्चों को 11 महीने लग सकते हैं, किसी में तेजी से होगा, किसी में धीमे होगा, बट स्टेज सेम होती है, रेट अलग होता है। ये बात तो सही है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज डिटरमाइंड सोनली बाय जेनेटिक्स। ऐसा किसने कह दिया कि जो संज्ञानात्मक विकास है वो सिर्फ हमारी आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होता है? पूर्णतः ऐसा नहीं हो सकता। फिर तो ना तो हम बच्चे को रिसर्च के लिए या ना तो हम उससे कोई एक्टिविटी कर पाएंगे जिससे उसकी थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी ये सब चीजें बढ़ें, क्योंकि ये तो फिर हेरिडिटी से ही हो गया निर्धारित। मेहनत तो फिर काम ही नहीं आएगी, जबकि एबिलिटी को इंप्रूव किया जा सकता है मेहनत के द्वारा। तो ऐसा नहीं है कि ये जो है सोलली, मेजर पार्ट इसमें हेरिडिटी हो सकती है, बट सोलली का मतलब हो गया पूरी तरह से। तो पूरी तरह से हेरिडिटी पे निर्भर नहीं होता हमारा संज्ञानात्मक विकास, हमारी बुद्धि का विकास, एनवायरमेंट का, एजुकेशन का, ट्रेनिंग का, इन सब चीजों का प्रभाव पड़ता है। तभी तो हम कहते हैं ना कि जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है बुद्धि पे उसका प्रभाव पड़ेगा लॉन्ग रन में,
है ना। अगर एक बच्चा है जो गरीब परिवार के साथ रहता है, दूसरा है जो एक रिच फैमिली के साथ रहता है जहां पे उसको अच्छी एजुकेशन मिलती है, अच्छा खाना मिलता है, तो लॉन्ग रन में दोनों की बुद्धि पर प्रभाव पड़ेगा। लॉन्ग रन मतलब 10-20 साल, है ना। तो ऐसा नहीं है। डेवलपमेंट फॉलोज अ प्रेडिक्टेबल पैटर्न, ये बात बिल्कुल सही है कि एक पैटर्न होता है विकास का, एक पूर्व निर्धारित क्रम होता है, एक सीक्वेंस होता है। चाहे वो अमेरिका का बच्चा हो, चाहे वो कजाकिस्तान का बच्चा हो, चाहे कहीं का भी कोई भी एक अगर है बच्चा है, दैट मीन्स यूनिवर्सल पैटर्न है। एक डेवलपमेंट का एक प्रेडिक्टेबल पैटर्न है कि बच्चा पहले क्रॉल करना सीखेगा, फिर खड़े होना सीखेगा, फिर बैठना सीखेगा, फिर खड़े होना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा, फिर दौड़ना सीखेगा। ऐसा नहीं होता कि पहले दौड़ना सीख ले फिर चलना सीखे, क्योंकि एक पैटर्न है डेवलपमेंट का। ऑल डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड, ये बात भी सही है। बट बी वाली जो बात थी वो गलत थी, ठीक है जी। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ को हम सही कह सकते हैं, दैट मीन्स सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ना कि डी। तो जल्दबाजी में ऐसे उत्तर हमें नहीं देने। ठीक, आगे बढ़ जाए, क्योंकि देखो सेकंड तो सही ही नहीं है, तो जहां जहां सेकंड है वो ऑप्शंस तो अपने आप ही हट जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, देखिएगा एक बार, फोर्थ पे थे ना हम, थर्ड। अब देखो फोर्थ, देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 4 says mathematical questions involving algebraic experience and concerned with hypothetical situations are a part of elementary curriculum. This is based on the idea that adolescents are capable of performing doing what? Adolescents मतलब 11 साल से ऊपर का बच्चा होगा, 12 से 18 के बीच में कहीं होगा। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, है ना। और एलिमेंट्री क्लासेस में इस तरह के क्वेश्चंस होने चाहिए जहां पे उनको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वगैरह उसके अंदर हो। तो दो चीजें पता लग गई, एक तो बच्चा है एडोलेसेंट। अब एडोलेसेंट है तो पियाजे के अनुसार कौन सी स्टेज होगी? कौन सी होगी? फॉर्मल ऑपरेशनल, ठीक है, क्योंकि 11 साल के बाद वाले जितने भी बच्चे हैं वो फॉर्मल ऑपरेशनल में आते हैं। दूसरी बात, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग या हाइपोथेटिकल सिचुएशंस आती ही फॉर्मल ऑपरेशनल में है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में है 11 साल के बाद। तो इतना हिंट तो काफी था दीदी और भैया, ठीक है बात। मतलब क्या हुआ इस चीज का? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, बिल्कुल सही बात है कि एडोलेसेंट्स जो होते हैं, जो किशोरावस्था के बच्चे होते हैं, किशोर या किशोरी जो हैं, वो क्या कर सकते हैं? वो हाइपोथेटिकल रीजनिंग यानी परिकल्पनात्मक तर्क उनके अंदर होता है, और उसी हिसाब से सिलेबस बनाया गया है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वगैरह उसमें हो, ताकि उनका जो परिकल्पनात्मक थिंकिंग है या जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, जो अमूर्त चिंतन है, वो काम में आ सके, ठीक है। तो ये हो गई कुछ बातें, सीरिएशन, क्लासिफिकेशन, ये तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की बातें हैं, ठीक है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 4 फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट? पियाजे के अनुसार वो 4 तत्व जो बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं, ये हम हमेशा पियाजे की थ्योरी में पढ़ते हैं कि वो कौन से 4 फैक्टर्स हैं। चाहे कोई डिस्कस करे ना करे, हम सालों साल से डिस्कस कर रहे हैं और इस बार पेपर में आया है ना। मजे की बात ये है, MESE याद कीजिए, अभी एक आध सेशन पहले भी मैंने आपको बताया होगा। MESE मैचुरेशन, एक्टिविटी, सोशल एक्सपीरियंस और इक्विलिब्रेशन, बिल्कुल सही बात है। ये 4 फैक्टर्स हैं, ठीक है। और इस इक्विलिब्रेशन में आपकी अडेप्टेशन और ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस होती है। अडेप्टेशन में आपकी एसिमिलेशन और एकोमोडेशन होता है, सही है ना बात? कोई दिक्कत परेशानी? तो लैंग्वेज की बात इन्होंने नहीं की इन 4 फैक्टर्स में। रीइंफोर्समेंट की बात पियाजे करेंगे ही नहीं। ये तो ऑब्जर्वेशन, अटेंशन, रिटेंशन हो गया, बेंड्यूरा की बात। तो सिर्फ ए ऑप्शन इज द राइट आंसर कि बच्चे में परिपक्वता एक फैक्टर यानी हेरिडिटी। परिपक्वता कहां से आती है? हेरिडिटी से आती है। क्रिएटिविटी, क्रियाशीलता यानी एक्टिव होना, उसका एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, नन्हे वैज्ञानिक है बच्चे। सोशल एक्सपीरियंस यानी जिस भी माहौल में वो है वहां जो अनुभव करेगा उससे अपनी समझ बनाएगा, इंटरेक्शन नहीं करेंगे। फिर है इक्विलिब्रेशन यानी जो दुनिया में है, जो दिमाग में है, उसमें बैलेंस होना। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर, देखिएगा एक बार। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन लेव वाइगोस्कीज एंड जीन पियाजेस थ्योरी इज अबाउट, यानी कि जो मेन डिफरेंस है पियाजे और वाइगोस्की की थ्योरी में, वो किस बारे में है? बताइए एक बार। 88% लोग कह रहे हैं ए, मतलब इनको क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही उत्तर पता होता है। कुछ लोग तो इतने स्मार्ट हैं हमारी क्लास में, हैं? बता दीजिए। और पढ़ लो ध्यान से, क्या पता इसमें गड़बड़ हो कुछ। अब देखो एकदम से आंसर चेंज हो गया। मंडे टू फ्राइडे 9:30 रात को 9:30 बजे मिलना है हमें। कुछ क्वेश्चंस को ऐसे ही समझेंगे। ऑप्शन ए है द कंस्ट्रक्टिव और ऑब्जेक्टिव रोल ऑफ चिल्ड्रन इन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग। ये तो दोनों ही मानते हैं ना कि बच्चे जो हैं वो कंस्ट्रक्टिव होते हैं, एक्टिव होते हैं, मीनिंग मेकिंग होनी चाहिए,
भाई दोनों कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, तो दोनों मानेंगे कि बच्चा ज्ञान की रचना एक्टिवली करता है, सक्रिय रूप से करेगा। दोनों बात सही है, ये तो सिमिलैरिटी है, ये डिफरेंस थोड़ी है दोनों में, ये तो सिमिलैरिटी है, ये तो सेम बात है, क्योंकि दोनों कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, रचनावादी हैं, दैट मीन्स कुछ चीजें तो सेम होंगी। ठीक, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन एज एक्टिव और पैसिव बीइंग्स होगा ये, तो बिल्कुल दोनों सेम सोचते हैं इसमें तो, कि बच्चे जो हैं वो एक्टिव होने चाहिए। ठीक, सी ऑप्शन है द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट, ये बात बिल्कुल सही है, 63% लोग अब सही आंसर दे रहे हैं। भाषा एवं चिंतन के बीच में जो संबंध है उसको लेके पियाजे और वाइगोस्की के जो थॉट्स हैं वो डिफरेंट हैं। ठीक है, कैसे डिफरेंट है अभी समझेंगे। डी ऑप्शन है अंडरस्टैंडिंग दैट लर्निंग इज अ सिंपल और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ये दोनों ही सेम बात करते हैं, लर्निंग है ना, इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि अलग से उन्होंने कोई बात की हो इस विषय में। ठीक, अगर हम बात करें तो रिलेशनशिप किसके, लैंग्वेज और थॉट के बारे में, तो जब प्याजे की बात करते हैं, अगर हम प्याजे की बात करते हैं, लैंग्वेज एंड थॉट को लेके इन दोनों के जो थॉट्स हैं वो डिफरेंट हैं ना, भाषा और विचार पे दोनों अलग सोचते हैं। लैंग्वेज एंड थॉट, भाषा और विचार पे पियाजे और वाइगोस्की अलग सोचते हैं। पियाजे क्या कहते हैं, पियाजे कहते हैं पहले थॉट आया, यानी पहले विचार आया और विचार से भाषा आई, पहले विचार आया और विचार से भाषा आई। लैंग्वेज किससे आई, थॉट से आई, पहले विचार आया और विचार से भाषा आई, राइट, विचार से भाषा आई। ठीक है बात। और ये कहते हैं कि थॉट ना सिर्फ पहले आता है, यानी ऑल्सो डिटर्मिन्स दी लैंग्वेज, सुनिश्चित भी करता है कि भाषा क्या होगी। पहले हम दिमाग में सोचते हैं बोलने से पहले, ये चीज इतनी जल्दी हो रही होती है कि हमें पता नहीं होता कि हम कुछ भी बोलते हैं तो सोच के ही बोलते हैं। ठीक है, तो थॉट से लैंग्वेज आई, पहले थॉट आया फिर लैंग्वेज, और थॉट सुनिश्चित करता है लैंग्वेज को। ठीक, वाइगोस्की क्या कह रहे हैं, वाइगोस्की इसका उल्टा तो नहीं कह रहे, बट वो डिफरेंट बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दोनों थॉट और लैंग्वेज जो हैं पैरेलली चलते हैं, यानी इंडिपेंडेंट हैं। थॉट एंड लैंग्वेज, विचार और लैंग्वेज जो हैं वो क्या चलते हैं, पैरेलली चलते हैं, है ना, समानांतर चलते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, और एक टाइम के बाद जाकर के मर्ज हो जाते हैं एक दूसरे में, है ना, कहीं जाके मर्ज हो जाते हैं 3 से 6 वर्ष के आसपास आते आते। तो ये दो अलग बातें हैं, इन दोनों का जो विचार है वो अलग है। लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस वाइगोस्की ज्यादा देते हैं, वहीं पियाजे नहीं देते हैं या कम देते हैं। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, कि इनका जो विचार है भाषा और विचार को लेकर के वो अलग है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, लेव वाइगोस्की बिलीव्ड दैट, यानी वाइगोस्की का मानना था कि, पोल में आंसर कीजिएगा। पहला ऑप्शन है द मेन गोल ऑफ एजुकेशन इज फिलिंग स्टूडेंट्स मेमोरीज विद फैक्ट्स, यानी बच्चों की जो मेमोरी है उसको फैक्ट से भर दो, रोबोट बना दो, रट्टा लगवा दो, रोट मेमोराइजेशन हो गया है। तो ऐसा तो वाइगोस्की कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि वो बच्चों को एक्टिवली सीखने की बात कर रहे हैं कि बच्चे एक्टिवली सीख पाए। ठीक है जी बात। फिर आती है बात बी ऑप्शन की, चिल्ड्रन लर्न प्राइमरी बाय एक्टिंग अलोन एंड डिस्कवरिंग कॉग्निटिव कॉन्सेप्ट्स, यानी वो अकेले ही सीख लेते हैं, कॉन्सेप्ट्स डिस्कवर करके नहीं। ये तो समाज संस्कृति की बात करेंगे, सोसाइटी और कल्चर की बात करेंगे वाइगोस्की। तो लर्निंग इज कंस्ट्रक्टिव एज वेल एज अ कोलैबोरेटिव प्रोसेस, ये बात सही है कि एक्टिवली भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो आप, संरचना कर सकते हो ज्ञान की, और दूसरा सहयोगात्मक प्रोसेस है, ग्रुप्स में सीख सकते हो। तो बात तो ठीक है। फिर बात आती है डी ऑप्शन, लर्निंग टेक्स प्लेस प्राइमरीली व्हेन चिल्ड्रन एसोसिएट स्टिमुलस विद अ रिस्पांस। एसआर बॉन्ड की बात बिहेवियरिस्ट करते हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट नहीं करते हैं। तो सी ऑप्शन एकमात्र ही सही उत्तर है यहाँ, जो कि आप लोग दे भी रहे हैं। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर है 8। लॉरेंस कोहलबर्ग की बात कर रहे हैं। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, पढ़िएगा एक बार। लॉरेंस कोहलबर्ग क्या कहते हैं, देखिए, डिड नॉट रेफर टू पियाजेस थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, यानी पियाजे की थियरी जो है मॉरल डेवलपमेंट की, नैतिक विकास की, उसके बारे में बात नहीं करते, रेफर नहीं करते। नहीं, उनकी जो थियरी है वो पियाजे की थियरी पे बेस्ड है, जो मॉरल डेवलपमेंट की पियाजे की थियरी है। प्रपोज्ड 6 स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइज्ड इनटू 2 जनरल लेवल्स, नहीं 3 लेवल्स हैं, जिसमें 6 स्टेजेस हैं, हर एक लेवल पे 2 स्टेजेस हैं। कंडक्टेड रिसर्च ऑन चिल्ड्रन बाय प्रेजेंटिंग देम विद अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, हाइंस डिलेमा। बिल्कुल सही बात है कि एक परिकल्पनात्मक सिचुएशन दी बच्चों को उन्होंने, हिंज की दुविधा या हाइंस की दुविधा, कि भाई उसको अपनी वाइफ को बचाना था और उसके पास उतने रिसोर्सेज नहीं है। दवाई वाली जो कहानी है पूरी, जो आप कोहलबर्ग की लगभग हर थियरी में मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ, तो उन्होंने इस पे सोचने को कहा, ऐसी परिकल्पनात्मक सिचुएशन दी और कहा कि तुम्हारे लिए सही और गलत क्या है, या ऐसा करना सही था, चोरी करना हाइंस का सही था नहीं था, वाइफ को बचाना चाहिए था, जेल जाना चाहिए था, वॉट एवर। ठीक, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर।
आर्ग्यूज दैट मॉरलिटी इन गर्ल्स एंड बॉयज प्रोग्रेसेस डिफरेंटली। नहीं, ये तो उनकी जो कैरल गिलिगन है, ये तो उनकी क्रिटिसिज्म है, ये तो कोलबर्ग का डी ऑप्शन तो सी ही सही है कि हाँ, इस दुविधा दे करके काल्पनिक स्थिति के द्वारा उन्होंने जांचना चाहा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा एक बार, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िएगा, देखिएगा एक बार, ध्यान से आंसर कीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। और लाइक शेयर करना भूल गए हो आज, है मंडे आते आते सब भूल जाते हो, मंडे मोटिवेशन चाहिए आपको अब पढ़ने की है। देखिए, बेरोजगारी में संडे मंडे नहीं होता, प्रीवियस ईयर प्रोवाइड करा दीजिए नीट प्लस बी की प्रिपरेशन के लिए, ये वाली सीरीज फॉलो कर लो, इसमें हर तरह के क्वेश्चंस हो जाएंगे, डोंट वरी, बाकी कोशिश करेंगे करा देंगे। इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम अ टीचर वुड ऑलवेज कीप द क्लास बाय बीइंग डिडक्टिक। नहीं भाई, डिडक्टिक हो गया नियंत्रण रख के, ठीक, कंट्रोल करके। प्रोग्रेसिव क्लास में कंट्रोल से ज्यादा फ्रीडम की बात होगी। गिव इंपॉर्टेंस टू लर्नर्स प्रीवियस नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। हाँ, बच्चे के पूर्व ज्ञान और उसके अनुभव को महत्व दिया जाएगा, क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है प्रोग्रेसिव एजुकेशन, अपने आप में बच्चों को सेंटर में रख के बनाई गई है। फोकस सोलली ऑन एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, जी नहीं, आंतरिक होनी चाहिए अभिप्रेरणा। फिर है डी ऑप्शन, एनकरेज लर्नर्स टू थिंक क्रिटिकली। हाँ, बच्चों को आलोचनात्मक ढंग से सोचने को कहा जाएगा, जहां वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करें किसी चीज को समझने में, फैक्ट क्या है, ओपिनियन क्या है, रियलिटी क्या है, जस्ट मान ना लें चीजों को। तो फर्स्ट और नहीं, सेकंड और फोर्थ सही है। यहाँ पे 76% लोग आंसर दे भी रहे हैं बी ऑप्शन, जो कि सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, असेसमेंट शुड बी रिपोर्टेड इन सच अ मैनर दैट, यानी आकलन को इस तरह से रिपोर्ट किया जाना चाहिए या सूचित किया जाना चाहिए मूल्यांकन को। कैसे मूल्यांकन को कैसे हम सूचित करें, मतलब कैसे होना चाहिए असेसमेंट, या कैसे रिपोर्ट करना चाहिए, कैसे रिकॉर्ड करना चाहिए। पहला ऑप्शन है, इट रिफ्लेक्ट्स व्हाट द स्टूडेंट कैन नॉट डू। भाई ये थोड़ी दिखाना कि बच्चा क्या नहीं कर सकता, अब जो नहीं कर सकता वो तो नहीं कर सकता, जो कर सकता है या जो करने की क्षमता रखता है वो करवाएंगे। इट स्पेसिफाइज द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इन कंपैरिजन टू अदर्स, नहीं, खुद के कंपैरिजन में, दूसरों के कंपैरिजन में नहीं बच्चे को आपको रखना। इट डिटेल्स व्हाट एंड हाउ द स्टूडेंट हैज बीन लर्निंग, हाँ, विद्यार्थी क्या और कैसे सीखते हैं, इस चीज का विस्तृत ब्यौरा होना चाहिए। अगर आप आकलन कर रहे हैं बच्चे का, तो उसमें पूरा रिपोर्ट होनी चाहिए कि बच्चा कैसे सीखता है और क्या सीखता है, कहाँ प्रॉब्लम है उसको, ताकि बेहतर लर्निंग प्लान हो सके। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप लोग 89% दे भी रहे हैं, बहुत खुशी की बात है, अपने लिए तालियां बजा दीजिए। डी ऑप्शन है, इट डिस्क्राइब्स द स्टूडेंट विद एप्रोप्रिएट लेबल्स। लेबल्स में तो हमें बच्चों को बांटना ही नहीं है ना, कोई ठप्पा नहीं लगाना। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। बड़े क्वेश्चन होते हैं एक्चुअली पेडागोजी के ना, ये क्वेश्चंस बड़े होते हैं, आपको पढ़ने में ही एक आध मिनट, मतलब अगर प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप विद इन 30 सेकंड्स भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसा नहीं है, बट पढ़ना तो पड़ेगा। और अभी ऑनलाइन और हो गई हैं चीजें, तो जरूरी है कि आप स्पीड बढ़ा लें अपनी पढ़ने की। वो बढ़ेगी तभी जब आप डेली प्रेशर में पढ़ोगे, मतलब आपको पता है कि भाई पोल है और आंसर करना है पढ़ के स्क्रीन पे। 58% लोग सी कह रहे हैं आंसर। देखिएगा, समझिएगा। व्हाट शुड द होलिस्टिक 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल प्रोग्रेस कार्ड प्रपोज्ड इन दी NEP 2020 रिफ्लेक्ट, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री बहुआयामी उन्नति पत्र को क्या दर्शाना चाहिए। मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी कह रही है कि 360 डिग्री असेसमेंट करो, मतलब चहुमुखी आकलन, बच्चे के दिल का, दिमाग का, शरीर का, सब कुछ आ जाना चाहिए उसमें। सिंपल बात है, कैप याद कर लीजिए, जो BS ब्लूम का कैप है, CAP, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन, है ना। मतलब पेन पेपर टेस्ट, कॉग्निटिव, इमोशंस किस चीज में इन्वॉल्व है, अफेक्टिव, साइकोमोटर, फिजिकली जिन भी एक्टिविटीज में अच्छा है, ठीक। कंपैरिजन ऑफ द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस विद मार्क्स, ऐसा नहीं है, मार्क्स की बात नहीं हो रही, सिर्फ प्रोग्रेस ऑफ द लर्नर इन दी कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स। बिल्कुल सही बात है, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो जाएगा इस तरह से, या बच्चे को हम सर्वांगीण रूप से जांच लेंगे, ठीक है। तो विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक, यानी जो उनका दिमाग जिस चीज के कैपेबल है, भावनात्मक और मनोगत्यात्मक, यानी फिजिकल एक्टिविटीज भी इसमें आनी चाहिए। करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड लेबलिंग, लेबलिंग नहीं करनी होती बच्चे की, गड़बड़ बात है ये। फिर है डी ऑप्शन, प्रॉब्लम एरियाज इन द स्टूडेंट कॉम्प्रिहेंशन दैट द पेरेंट्स नीड टू वर्क अपॉन, कि वो प्रॉब्लम एरिया निकालो जिस पे पेरेंट्स को काम करना हो। यहाँ आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, ना तो पेरेंट्स ना तो बच्चे पे डालनी है चीजें, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, के सभी पक्षों में बच्चे का आकलन कर सके, इस तरह का आपका जो रिपोर्ट कार्ड है वो 360 डिग्री कहलाएगा, क्योंकि वो सर्वांगीण चहुमुखी आकलन हो सके जिसमें। टेक्स्ट बुक डेपिक्शन ऑफ विमेन विद फेमिनिन ट्रेट्स सच एज नर्चरिंग, केयरिंग एंड इमोशनल आर एन एग्जाम्पल ऑफ,
यानी कि यदि किसी पुस्तिका में महिलाओं को सिर्फ मातृत्व के रोल में या नारीवादी विशेषताओं के साथ दिखाया जाएगा कि वो पालन पोषण कर रही हैं, वो देखभाल कर रही हैं, वो संवेदनशील हैं, है ना, कहीं किसी फोटो में रोते हुए दिखा रहे हैं, कहीं किसी फोटो में सिर्फ बच्चे का लालन पालन कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं, पति की, सास की, व्हाटएवर इट इज, तो मतलब बेसिकली हमने क्या किया, जो फेमिनिन ट्रेट्स हैं उनके, फेमिनिन ट्रेट्स कहा जाता है इनको, केयरिंग हुआ, नर्चरिंग हुआ, या फिर अगर हम कहें इमोशनल होना, तो सिर्फ अगर यही ट्रेट्स दिखाए जाएंगे एक महिला के, ऐसा थोड़ी कि बाकी ट्रेट्स उसमें हो नहीं सकते, है ना, वो करेजियस नहीं हो सकती, वो एक्सपेरिमेंटेटिव नहीं हो सकती, वो और बहुत सारी चीजें बाहर आउटगोइंग नहीं हो सकती, है ना, या जॉब में नहीं दिखा सकते आप उसको, बहुत सारी चीजों में भी दिखा सकते थे। दैट मीन्स हमने सिर्फ फेमिनिन ट्रेट्स को दिखाया, दैट मीन्स हम जेंडर बायस हो रहे हैं या स्टीरियोटाइपिंग कर रहे हैं। ठीक, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। लिंग पक्षपात का उदाहरण है ये, इनेट एबिलिटीज का पोर्ट्रेयल नहीं है कि स्त्रियों की जन्मजात क्षमताओं का चित्रण है कि इमोशन सिर्फ महिलाओं में ही है, पुरुष नहीं कर सकते केयर, है ना, ऐसा नहीं है। तो ये ऑप्शन भी गलत। जेंडर इक्वालिटी तो ये है ही नहीं और ना इक्विटी है ना, इसको समता नहीं कहना है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें, क्रिटिकल थिंकिंग अमॉन्ग स्टूडेंट्स कैन बी असेस्ड बाय। क्रिटिकल थिंकिंग अमॉन्ग स्टूडेंट्स यानी समालोचनात्मक चिंतन, यानी बच्चा हर एक एस्पेक्ट पे सोच पाए, आलोचनात्मक ढंग से सोच पाए, सिर्फ मान ना ले चीजों को, है ना, एनालाइज कर पाए चीजों को, प्रॉपर दिमाग लगा पाए। कैसे डेवलप होंगी या असेस कैसे कर सकते हो आप क्रिटिकल थिंकिंग को कि बच्चा क्रिटिकली सोचता है हर एक विषय पे। टेस्टिंग देयर रिकॉल एबिलिटीज, रिकॉल तो रट्टाफिकेशन है, इसमें एनालिसिस थोड़ी लगेगा, इसमें क्रिटिकल थिंकिंग थोड़ी ना लगेगी, इसमें कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग थोड़ी लगेगी। एनालाइजिंग देयर इंटरप्रिटेशन स्किल्स, ये बात बिल्कुल सही है। अगर आपसे पूछा जाए कि अभी ये कानून पास हुआ है या ये हुआ है कंट्री में या ये चल रहा है, आपके क्या विचार हैं इस पे, अब आपको वो इंटरप्रेट करके खुद से बताना पड़ेगा। दैट मींस आपके उसमें व्यूज होंगे, आपने एनालिसिस किया होगा, सही गलत सोचा होगा, सारे पहलुओं पे सोचा होगा, उसके सभी पक्ष सोचे होंगे, तो क्रिटिकल थिंकिंग तो अपने आप में लग गई। विवेचनात्मक कौशल जैसा होगा विश्लेषण करने का, उससे हम पता लगा लेंगे कितनी तेजी से कॉपी करते हैं, कितनी एक्यूरेसी है स्पेलिंग की, इससे थिंकिंग का कोई रोल नहीं है ना, एक रटने वाला बच्चा भी सही स्पेलिंग लिख सकता है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए एक बार, वाइगोस्की के बारे में कुछ पूछ रहे हैं, आसान क्वेश्चन होगा। दैट मींस अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इन्फ्लुएंस लर्निंग, यानी कौन सा एक फैक्टर इन्फ्लुएंस नहीं करता, प्रभावित नहीं करता अधिगम को। नॉट पूछा है हमसे, कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित नहीं करता, नॉट, बताइएगा एक बार। एसआर बॉन्ड, ये तो वाइगोस्की इसकी बात ही नहीं करेंगे क्योंकि ये बिहेवियरिज्म यानी व्यवहारवादी लोग बात करेंगे, ठीक है। पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक, स्कैफोल्डिंग, हाँ इसकी बात करेंगे, लैंग्वेज की बात करेंगे, सोशल इंटरेक्शन की बात करेंगे। क्वेश्चन फिर से पढ़ना पड़ेगा हमें इसी बात पे, कह रहे हैं कौन सी एक चीज इन्फ्लुएंस नहीं करती लर्निंग को। भाई ये तीनों चीजें तो करती हैं, वाइगोस्की के अनुसार यही चीज है जो नहीं करती, नॉट लिखा था, तो ए ऑप्शन ही सही हुआ क्योंकि यही है जिसके बारे में वाइगोस्की बात नहीं करते। अनुक्रिया, उद्दीपन, संबंध, एसआर बॉन्ड दिया किसने था एसआर बॉन्ड को, थॉर्नडाइक। यूज लगभग सभी बिहेवियरिस्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 है, पढ़िए, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ना, पढ़िए पढ़िए फटाफट से पढ़िए, एनर्जी के साथ लाइक शेयर कीजिए पढ़ते पढ़ते। देखिए एक बार, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, तो इन द लाइट ऑफ कॉन्टेम्परेरी थियरीज ऑफ इंटेलिजेंस सच एज दैट ऑफ हावर्ड गार्डनर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, यानी कि हावर्ड गार्डनर की थियरी के अनुसार कौन सी एक बात सही नहीं होगी। हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है, वो कहते हैं बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, ठीक है जी। तो कौन सी बात सही नहीं होगी गार्डनर के अनुसार, ए ऑप्शन कह रहे हैं 66% लोग। देख लेते हैं, इंटेलिजेंस कैन बी एक्यूरेटली प्रिडिक्टेड बाय एडमिनिस्ट्रिंग स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। गार्डनर इस चीज के खिलाफ है कि आप इंटेलिजेंस को, बुद्धि को कुछ टेस्ट लेके, आईक्यू टेस्ट लेकर के बता देंगे कि भाई ये बुद्धिमान है, इतना स्कोर किया, ये बुद्धिमान नहीं है। ये कहते हैं बुद्धि के कई प्रकार हो सकते हैं, कोई म्यूजिक में अच्छा हो सकता है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा हो सकता है, कोई बोलने में अच्छा हो सकता है, कोई आपका लॉजिक में अच्छा हो सकता है, मतलब जिसको हम कह सकते हैं पढ़ाई में अच्छा हो सकता है। तो उन्होंने कहा बुद्धि के कई प्रकार हैं, आप सिर्फ आईक्यू टेस्ट से मत पता लगाओ कि बुद्धि, सिर्फ स्टैंडर्डाइज टेस्ट से पता नहीं लगेगा कि बुद्धि किसी में है या नहीं है ना, वो एक तरह से गड़बड़ होती है उनमें कई बार। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर के जो गार्डनर की बात है उसके अनुसार ये बात सही नहीं है कि टेस्ट से आप एडमिनिस्टर करो बुद्धि के बारे में। सेवरल इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंस होती है, ऐसा गार्डनर कहते हैं। हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है, ये भी गार्डनर मान लेंगे। इंटेलिजेंस कैन बी नर्चर्ड बाय प्रोवाइडिंग एप्रोप्रिएट स्टिमुलेटिंग एनवायरमेंट, अगर हम अच्छा दे रहे हैं, मेथड्स अच्छे यूज कर रहे हैं तो भी ये भी सही है, बट ए ऑप्शन सही
नहीं है, और हमें सही नहीं चाहिए क्योंकि पूछा ही सही नहीं है, इसलिए जो सही नहीं है वही सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, हाउ शुड अ टीचर सपोर्ट फर्स्ट जनरेशन स्कूल गोअर्स हु कम फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, यानी हाशिए पर रहने वाले समुदायों से जो पहली बार बच्चा, जिसको फर्स्ट जनरेशन लर्नर कह रहे हैं, जिसकी किसी भी जनरेशन में कोई भी स्कूल ही नहीं गया, शिक्षा ही नहीं मिली किसी को, वो अगर स्कूल आता है तो उसको कैसे ट्रीट करना चाहिए, कैसे सपोर्ट करे टीचर, कौन सा एक ऑप्शन है जो ऐसे बच्चों को सपोर्ट करने की बात करेगा जो हाशिए पे हैं, जो वंचित हैं शिक्षा से किसी भी वजह से, या जिनके घर परिवार में कोई पहले स्कूल गया ही नहीं है, तो उनको कंपैरेटिवली मुश्किल ज्यादा होती है बाकी लोगों से, है ना, पढ़ाई करने में या मतलब स्कूल के माहौल में ढलने में। तो आस्क देम टू सीक प्राइवेट ट्यूशंस, ये तो कोई सेंस नहीं है, प्राइवेट ट्यूशन से ही सब कुछ होगा तो फिर हो गया काम। एनकरेज देम टू, बल्कि गवर्नमेंट टीचर्स को तो अलाउड भी नहीं है प्राइवेट ट्यूशंस, या कई लोग तो यूट्यूब से छाप रहे हैं, बट क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आजादी है सबको, कोई कुछ भी करे, हमें क्या। बी ऑप्शन है, एनकरेज देम टू पार्टिसिपेट इन क्लासरूम एक्टिविटीज बाय प्रोवाइडिंग एप्रोप्रिएट स्कैफोल्डिंग, यानी उपयुक्त पाठ देकर कक्षा में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देना। बात सही है कि बच्चों का पार्टिसिपेशन आप इंश्योर करें, ऐसी एक्टिविटीज करें जिससे वो बच्चे भी इन्वॉल्व हो, वो भी चाहें कि क्या कर लें हम, किसी कोई एक्टिविटी हो रही है मान लो क्लास में, तो वो भी उसमें पार्टिसिपेट कर पाए, उनको इस तरह का माहौल देना या सपोर्ट देना, और जहां वो अटके, जहां प्रॉब्लम हो, उनको वहां स्कैफोल्ड कर पाना, टेम्परेरी हेल्प दे पाना। बात तो सही है। गिव देम अ लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्स वर्कशीट्स, घर के लिए दे दो होमवर्क, जहां पे घर पे कोई पढ़ा लिखा ही नहीं है, और कॉम्प्लेक्स दे दो वहां पे वर्कशीट। इंड्यूस फियर ऑफ फेलियर, उनमें डर बिठा दो कि फेल हो जाओगे, ये सब बेकार बातें हैं। एक ही चीज है कि उपयुक्त पाठ यानी उपयुक्त मदद देना, कक्षा में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देना, जिससे कि वो पार्टिसिपेट करें ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज में। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। बेसिकली लर्निंग को फन बनाना है उनके लिए। द पर्पज ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इज, यानी समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है। समावेशी शिक्षा मतलब एजुकेशन फॉर ऑल, हर तरह के बच्चे को आप क्या कर पा रहे हैं, इंक्लूड कर पा रहे हैं। बताइए फटाफट, बहुत हंसी आ रही है कई लोगों को, है। मैं लेट हो गई, पल्लवी कह रही हैं या पॉलमी कह रही हैं, क्या नाम है आपका, कोई बात नहीं, पीछे से देख लेना, रिकॉर्डेड वीडियो है। लेट मैं खुद होती रहती हूँ, आपको क्या कहूँ। देखो एक बार, देखो अगर हम बात करते हैं, 83% लोग डी दे रहे हैं आंसर। देखिए पर्पस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, ये तो इतनी बार हो चुका है ना। आइसोलेशन नहीं, आइसोलेट नहीं करना बच्चे को, सेग्रीगेट नहीं करना, अलग थलग नहीं करना। स्पेशल एजुकेशन स्पेशल नीड्स में नहीं, ये तो सभी को, हर तरह के बच्चे को सेम जगह पे बिठा के एजुकेशन देना है। फिर है टू ब्रिंग द स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स अप टू द ग्रेड लेवल ऑफ स्टूडेंट्स विदाउट स्पेशल नीड। ऐसा नहीं है कोई कंपटीशन कराना है स्पेशल नीड वाले बच्चे का नॉर्मल बच्चे से। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। टू एंश्योर दैट ऑल लर्नर्स हैव अ राइट टू गेट एजुकेशन इन अ रेगुलर स्कूल सिस्टम, यानी ये एंश्योर करना, यह सुनिश्चित करना कि सभी बच्चों का सामान्य स्कूली व्यवस्था में शिक्षा लेने का बराबर का अधिकार है, तो वो बच्चे भी वहां पढ़ पाए। एजुकेशन फॉर ऑल डिस्पाइट एनी डिफरेंस, ठीक, किसी भी अंतर के बावजूद वो सेम छत के नीचे, एक छत के नीचे पढ़ पाए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। व्हाट डज इंक्लूसिव एजुकेशन एंटेल, यानी समावेशी शिक्षा क्या मांग करती है। समावेशी शिक्षा जनरली सीटेट में अगर बात करें तो 5 नंबर में आती है, और किसी भी एग्जाम में 1 से 2 नंबर मिनिमम, ज्यादा में भी आती है कई बार। तो फ्लेक्सिबिलिटी इन द करिकुलम एज अ रिजल्ट ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पहचानते हुए पाठ्यचर्या में लचीलापन लाना चाहिए। बात तो सही है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हम पहचाने, उसके अनुसार करिकुलम प्लान हो कि इस तरह का बच्चा भी सीख पाए, दूसरी तरह का बच्चा भी सीख पाए। फिर है बी, सेग्रीगेशन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर। याद रखिएगा ये लाइन, जो पृथकीकरण है, जो अलगाव है, वो प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। जैसे मदर नेचर हम सबको कितने भी डिफरेंसेस हो, चाहे वो अमीरी गरीबी का हो, चाहे वो दिखने का हो, चाहे वो क्षमताओं का हो, इंटरेस्ट का हो, एप्टीट्यूड का हो, बारिश होती है तो सब पे होती है, हवा चलती है तो सबके लिए चलती है, सूरज निकलता है तो सबके लिए निकलता है ना। दैट मीन्स सेग्रीगेशन नहीं है, अलगाव नहीं है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का यही प्लान है या यही फिलॉसफी है इंक्लूसिव एजुकेशन की, कि एजुकेशन फॉर ऑल, हर तरह के बच्चे के लिए एजुकेशन, चाहे अमीर है, गरीब है, चलने में दिक्कत है, देखने में दिक्कत है, गिफ्टेड है, एवरेज है, कोई भी बच्चा है, सेग्रीगेट नहीं करेंगे, इंक्लूड करेंगे। ठीक, स्टैंडर्ड करिकुलम नहीं, फ्लेक्सिबल होना चाहिए करिकुलम। ठीक, प्रोविजनिंग ऑफ ओनली वोकेशनल एजुकेशन नहीं, सिर्फ वोकेशनल एजुकेशन नहीं, जैसी नीड हो वैसी एजुकेशन। तो फ्लेक्सिबिलिटी इन द करिकुलम एज अ रिजल्ट ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो फ्लेक्सिबल करिकुलम होना चाहिए, अलग अलग बच्चों के हिसाब से अलग अलग एक्टिविटीज का इंक्लूजन वहां होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 19। मेरी वॉच करिए कि सांस ले लो, लगातार बोल रहे हो।
सांस लें अब, मतलब घड़ी हमें बताएगी कि हमें सांस लेना है। वाह, ले लेते हैं। चलो बताओ एक बार, थोड़ा स्लो बोलिए। हाँ वैभव, ये भी यही कह रही है। सही समझ लो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर दी आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर्स विद डिसलेक्सिया, यानी जिन बच्चों को डिसलेक्सिया होता है उनकी विशेषताएं या उनके फीचर्स, क्या उनको पहचानेंगे कैसे, उनकी पहचान क्या होगी जिनको पठन वैफल्य होगा यानी पढ़ने में विफलता होगी। पहला ऑप्शन है स्ट्रगल विद वर्ड रिकॉग्निशन, डिकोडिंग एंड स्पेलिंग, यानी शब्दों की पहचान में दिक्कत होगी, विसंकेतन यानी डिकोड करने में, उनको समझने में, और स्पेलिंग में जो वर्तनी होती है उसमें भी गड़बड़ करेंगे। इन अटेंशन हाइपर एक्टिविटी इंपल्सिविटी, ये एडीएचडी में होगा कि बच्चे की अटेंशन एक जगह नहीं रुक पाती और हाइपर एक्टिव होता है, इधर से उधर उछलता रहता है, शांति से टिक के नहीं बैठ पाता। ओरिजिनलिटी, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ये क्रिएटिव बच्चे के लक्षण है, रचनात्मक बच्चे के। FFOE से याद कर लीजिएगा, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी और इलेबोरेशन। डिफिकल्टी इन मसल कंट्रोल, मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन, ये होगा डिस्प्रेक्सिया वाला बच्चा, जिसको चलने फिरने, अपने शू लेसेस बांधने, टाई बांधने, इन सब में दिक्कत होगी, ये डिस्प्रेक्सिया होता है। एक ही ऑप्शन है स्ट्रगल विद वर्ड रिकॉग्निशन, डिकोडिंग एंड स्पेलिंग, ये डिसलेक्सिया है यानी रीडिंग डिसऑर्डर, पढ़ने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, जिसको पढ़ने में दिक्कत होगी उसको लिखने में दिक्कत होगी, स्वाभाविक बात है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। तारे जमीन पर का इशाना अस्थि याद कर लीजिएगा, डिसलेक्सिया। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। Which of the following traits is not an identifying characteristic of children who are gifted, यानी कौन से कैरेक्टरिस्टिक या कौन सी विशेषता जो है गिफ्टेड बच्चे की नहीं है। गिफ्टेड मतलब प्रतिभाशाली, जो विशेष विलक्षण क्षमता रखता है अपने अंदर, जिसकी सीखने की क्षमता बहुत अच्छी है, जिसकी याद करने की क्षमता यानी मेमोरी पावर, उसकी रीजनिंग, क्यूरियोसिटी, जिज्ञासु बहुत ज्यादा है, जल्दी समझ लेता है, क्विक लर्नर है। ठीक, ये गिफ्टेड बच्चा है। IQ जिसका ज्यादा है। ठीक, गिफ्टेडनेस में भी 3 तरह की चीजें आती हैं। तो कौन सी एक विशेषता नहीं होगी गिफ्टेड बच्चे की? परसिस्टेंट मास्टरी ओरिएंटेड बिहेवियर। ये तो सही बात है कि मास्टरी ओरिएंटेड बिहेवियर, भाई वो पारंगत होना चाहता है किसी चीज में, ये तो सही बात है, ये तो विशेषता है, हमसे नॉट पूछा है। हाईली सुपीरियर सोशल स्किल्स एंड मैच्योरिटी एज कंपेयर टू देयर पीयर्स, यानी समकक्षों की तुलना में उच्चतर सामाजिक कौशल व परिपक्वता। तो मैच्योरिटी तो समझ में आ रही थी, है ना, कुछ हद तक, लेकिन सुपीरियर सोशल स्किल्स, बेटर सोशल स्किल्स इज अ बेटर वर्ड, बट सुपीरियर मतलब बस मैं ही मैं। ठीक, तो वो गड़बड़ है। सुपीरियर सोशल स्किल इज नॉट अ राइट वर्ड ओवर हियर। फिर भी सी ऑप्शन पढ़ते हैं, इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये बात भी सही लग रही है कि वो स्वतंत्र रूप से समस्या समाधान कर लेते हैं। इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, बौद्धिक जिज्ञासा ज्यादा होती है, ये भी जानना है, ये भी जानना है, किसी चीज पे डिस्कशन हो रहा है तो मजा आ रहा है ये सब करने में, है ना। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यही एक गलत बात है कि हाई सुपीरियर सोशल स्किल्स मतलब दूसरों से ज्यादा हो। सुपीरियर यहाँ बेटर वर्ड नहीं है, यहाँ बेटर होता या हाई सोशल स्किल्स होती तो समझ में आ जाता। और जरूरी नहीं है सारे जो आपके गिफ्टेड बच्चे हैं वो सब सोशल ही होंगे, ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो थोड़े से कम सोशल हो, एंटी नहीं बट कम, है ना। तो बी ऑप्शन, ए सोशल कह सकते हैं, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर।